हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज हम आपके सामने क्विक रिवीजन का एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को मैंने इंक्लूड किया है। खास करके इसमें उस पॉइंट को नोट आउट किया है, उस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर का, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस पहले पॉइंट को समझ लें कि किस पॉइंट को किस किस चैप्टर में पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन जो संभावित है वो मुझे मैक्सिमम मिल जाए, ताकि बच्चे अच्छे तरह से पास भी हो जाएं और जो अच्छा नंबर स्कोर करना चाहता है अच्छा नंबर भी मिल जाए। अभी आपके पास 24 घंटे हैं आज से, और आप निश्चिंत होकर तैयारी अगर करेंगे तो 5-6 घंटे देने के बाद इस टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे आप बढ़िया से, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए चैप्टर 1 हिस्ट्री का मैं बता दूं आपको, जिससे 10 नंबर आना है आपको। इसमें खास करके 4 टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को आप भी अगर एनसीईआरटी बुक या किसी और रेफरेंस बुक में भी अगर देख लेंगे ठीक से, साथ ही मेरे वीडियो को, इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, दोनों वीडियो जो मैं अभी जो क्विक रिवीजन का सीरीज दिया हूँ, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें आपको पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, कब हुआ था और इसमें इसका क्या आउटपुट था। और ख़ास करके इसमें 2 टॉपिक मैंने और इंक्लूड किया है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, जैसे नेपोलियनिक कोड और ट्रीटी ऑफ वियना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसको भी पढ़ना है आपको। और जर्मेनिया सिंबल एंड मीनिंग जो दिया है आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल और उसका मीनिंग दिया हुआ है, उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इस पॉइंट को अगर आप करते हैं, इस 4 पॉइंट को आप बढ़िया से अगर देख लेते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको देखने में ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, 1 घंटा में हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो एक बार केवल रीड कर लेना है बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं आपको 6 से 8 नंबर इस चैप्टर से आराम से मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में मैंने 2 चैप्टर को कुछ शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, शॉर्ट टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस शॉर्ट टॉपिक को अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा। 2 चैप्टर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है ना। तो उम्मीद करता हूँ 4 या 5 नंबर का फर्स्ट चैप्टर से है और लगभग 5 या 6 नंबर का सेकेंड चैप्टर से आएगा आपको। फर्स्ट चैप्टर में आपको डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स का एक चार्ट में अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा इस वीडियो में, उसको बढ़िया से देख लेना है। और कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री किस तरह से कंपेयर की जाती है, स्टेट और स्टेट का कंपैरिजन, कंट्री और कंट्री का, नेशन का कंपैरिजन, इसको इसमें मैंने इंक्लूड किया है। सेकेंड चैप्टर में आप 3 टॉपिक को जरूर निश्चित रूप से देख लीजिए। सेक्टर, 3 तरह के सेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, उसके एग्जाम्पल्स और उसका कुछ आउटपुट है। अगर इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ योगदान है, कंट्रीब्यूशंस है, तो उसको देखना है। जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन उसका है, या रिलेटेड क्वेश्चंस देखना है आपको। दूसरा 2 और टॉपिक है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उसके बारे में, उसके फीचर्स, डिफरेंस समझना है आपको बढ़िया से। और उसके बाद लास्ट टॉपिक मैंने लिया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, उसमें दिया हुआ है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ, इसके बारे में थोड़ा समझ रखना है। तो ये जो अब मैंने आपको बताया कि लगभग 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक को दोनों बुक मिलाकर, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मिलाकर 9 टॉपिक अगर बढ़िया से आप देख लेते हैं तो 20 नंबर में ऑलमोस्ट हम समझते हैं 16 से 17 नंबर आपको आराम से आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इस टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डीपली देखना है, डीपली समझना है, तो मेरे और भी वीडियो इसमें लोड हो चुके हैं, है ना, पहले मैंने कर चुका है। उस वीडियो को आप देखिए, समझिए उसको, तो आपका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर वाइज। प्रत्येक चैप्टर का मैंने एक एक वीडियो दिया है। और कल मैं आपको लास्ट टच दूंगा मैप वर्क का। एक मैप वर्क मैंने दे दिया है ऑलरेडी, जिसमें 8 पॉइंट दिया है। 8 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स भी अगर आपको कम मिलता है, समझ 2.5% आपका परसेंट
डाउन हो जाएगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। चलिए इसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फ्रेंच रिवोल्यूशन है। फ्रेडरिक च्यूरो, फ्रेंच आर्टिस्ट, ड्रॉ अ सीरीज ऑफ 4 prints which depicted his dream of world in 1848. This print was made up of democratic and social republic ideas. The first idea of nationalism came with the French Revolution in 1789. देखिए इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था, तो इसमें दिया हुआ है 1789। ये लाइन आपको याद कर लेना है। द आइडिया ऑफ ला पैत्री, द फादरलैंड एंड द citizen was introduced among the French people. A centralized administration system and a uniform law for all citizens was introduced. अब इसमें मैंने आपको बताया था नेपोलियन कोड और वियना कांग्रेस पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानिए, नेपोलियन कोड क्या था, उसका दूसरा नाम क्या था, उसने क्या क्या योगदान दिया। नाउ नेपोलियन, अबाउट द नेपोलियन कोड, इट इज ऑल्सो नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804. It is also known as Civil Code of 1804. It removed all the privilege based on the birth के आधार पर, जन्म के आधार पर जो भी सुविधाएं प्राप्त थी लोगों को, खास करके एलिट पीपल को जो उच्च वर्ग के थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया। इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम्स, सामंतवादी व्यवस्था खत्म किया इसने। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मोनियल ड्यूज। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इसने सिंप्लीफाई किया और भी बेहतर बनाने की कोशिश किया गया। इट रिमूव गिल्ड सिस्टम्स, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, इंट्रोड्यूस्ड कॉमन नेशनल करेंसी ऑल्सो, है ना। ये इसका फीचर था नेपोलियन कोड का, इसने जो वर्क किया। नाउ ट्रीटी ऑफ वियना, द यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, है ना, एंड ऑस्ट्रिया। देखिए 4 देश है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मीट एट वियना एंड साइंड अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। इसमें देखिए देश आपको याद रखना है। 4 देश का नाम मैंने लिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। ये चारों मिल करके वियना कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये चारों थे मिल करके वियना कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया। एंड 1815 में कब हुआ था वियना कांग्रेस? 1815 में हुआ था। जो ये 4 देश थे, इन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था, ये आपको जानना है। नाउ द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इस जो मीटिंग था, इसका हेड जो था या लीड जो कर रहा था वो था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ना बर्बन डिनेस्टी रिस्टोर पावर, फ्रांस लॉस्ट ऑल द टेरिटरीज annexed by Napoleon and series of states were set up on the boundaries of the France to prevent its expansion in future। यानी कि फिर फ्यूचर में विस्तार ना हो फ्रांस का, इसके लिए क्या क्या उसके बाउंड्री पर डिफरेंट स्टेट या राज्य को स्थापित कर दिया गया। द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस वाज टू रिस्टोर द मोनार्ची दैट हैज बीन overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. Liberal nationalists opposed monarchical form that had been established after Vienna Congress and fight for liberty and freedom. Italian revolutionary Giuseppe Mazzini formed 2 underground societies, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। गुसेप मेजिनी ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी को क्रिएट किया था और ऑर्गेनाइज किया था या फाउंड किया था, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। ये दोनों उन्होंने किया था। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द मिडिल क्लास ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। प्रूसिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। Its chief minister Otto von Bismarck
aimed to achieve the unification with the help of Russian army and the bureaucracy. Prussian victory in three wars with Austria, Denmark and France ended and completed the process of its unification. The new German Empire was declared on 18th January 1871। फिर देखिए, याद रखिए, 18 जनवरी 1871 को नए जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई। इट वाज हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया के केसर विलियम फर्स्ट के द्वारा ये हेडेड थे, उनको हेड बनाया गया था इसमें, है ना, उसके द्वारा कंट्रोल किया गया था। Germany emphasized on modernizing the currency, banking, legal and judicial system. Unification of Italy. In the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. Only Sardinia Piemonte was ruled by the Italian princely house. Giuseppe Mazzini, Count Camillo di Cavour, Giuseppe Garibaldi took the responsibility. And Italy was united in 1861. Victor Emmanuel II was proclaimed the king of the United Italy, and the final unification of Italy was achieved in 1871 when Rome became a part of Sardinia. देखिए, दो लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बार तो यूनाइट हो गया था 1861 में ही, लेकिन फाइनली जो ये हुआ था, यूनाइट हुआ था, इटली यूनिफिकेशन हुआ था, वो 1871 में हुआ था, जबकि रोम सर्डिनिया का पार्ट बन गया। विजुअलाइजिंग द नेशंस, द फीमेल फिगर बिकेम नोन एज एलिगरी ऑफ नेशंस लाइक मारियाना इन फ्रांस एंड द जर्मनिया इन जर्मनी, है ना, ये फीमेल फिगर है जिससे राष्ट्र को रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए, मीनिंग और सिंबल्स हैं कुछ, उसको याद कर लेना है। ब्रोकन चेन्स मीन्स बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, sword, readiness to fight, olive branch around the sword, willingness to make peace, black, red and gold tricolor, flag of liberal nationalist in 1848, and ray of the rising sun, it shows that the beginning of a new era। इससे पता लगता है कि नए युग का निर्माण हो रहा है, नए युग की प्रारंभ हो रहा है। नाउ अब ये देखिए, हिस्ट्री का टॉपिक था, इसको एनसीईआरटी में एक बार और खंगाल दीजिए आप, ठीक है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर फटाफट रिवाइज कराता हूँ इसी वीडियो में। और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करना ज़रूर, शेयर करना चाहिए आपको, शेयर कीजिए ही कीजिए ताकि लोगों को लाभ मिले, और दोस्तों से इस वीडियो के बारे में चर्चा चलाइए। इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें पहला टॉपिक मैंने लिया है डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। ये इसमें से कुछ पॉइंट ऐसा मैंने लिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड किया ताकि अगर क्वेश्चन आता है आपको इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है तो आप इससे लगभग कर लेंगे। जैसे पहला है पीपल है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो वो किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है, रहने को घर नहीं है, उसको क्या चाहिए, उसका एस्पिरेशन क्या है, उसका एस्पिरेशन है मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेज, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। वो 3 चीज़ की इच्छा रखता है कि उसको समाज में समान प्रतिष्ठा मिले, उसको अच्छी मजदूरी मिले, एंड बेटर मोर डेज ऑफ वर्क, उसको निरंतर काम मिले, क्योंकि उनका काम जो है जितना कमा के लाएंगे उसी से उनका परिवार चलेगा, पर डे का काम है। सो दीज वर द एस्पिरेशन ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। अगर रिच पीपल है, रिच फार्मर, तो उसका क्या होगा एस्पिरेशन, लो प्राइस फूड ग्रेन्स, यानी कि खाना अनाज जो वो यूज करता है, जो घर में अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए लाता है, वो तो चाहेगा सस्ता हो, चीप लेबर मिले और मजदूर भी सस्ता उसको मिले, बट हाई प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, उसका जो अनाज है या उसका भी जो प्रोड्यूस है उसको हाई रेट में बेचने की इच्छा होगी उसको। चीप इनपुट्स लाइक सीड, मशीनरी एक्सेट्रा, वो चाहेगा कि हमारे
खेतों में जो इनपुट्स लगता है, चाहे बीज की बात हो, खाद की बात हो, पानी की बात हो, वो कम से कम रखा जाए। ओके, नाउ ट्रेडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहेगा अच्छा बेहतर हो, लेस टैक्स पेड करना पड़े, चीप लेबर उसको चाहिए, हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। गर्ल, अगर एक महिला है, एक लड़की है, तो क्या चाहेगी? एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। ये तीन चीज़ें गर्ल के लिए आवश्यक है। रूरल वोमेन है तो क्या करेगी? बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तलाश करे बताएगी, एंड इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, उसको महिलाओं को भी समान वर्क के लिए समान वेतन की बात इच्छाएं होगी। नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए देश के लिए, उसको टैक्स कम देना पड़े, लो टैक्स की बात की जा रही है यहाँ पर, एंड चीप लेबर, उसको सस्ते मजदूर भी मिले। नाउ डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, and what may be the development for one may not be development for others, so it may even be destructive for others. कंपेरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट, अब देखिए कंपेरिजन करेंगे कंट्री और स्टेट को किस तरह से कंपेयर करना है आपको। इसमें जो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी का, इसमें मैंने इंक्लूड किया है, वो एग्जांपल आपको लगभग याद रखना है ताकि एग्जाम में आए तो आप आराम से कर लें। यूएसए, जापान, यूके आर डेवलप्ड कंट्रीज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूएसए, जापान, यूके आर डेवलप्ड कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज measured on the basis of its national income and as per capita income। फिर मैं रिपीट करता हूँ, जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रोड, यानी कि जो देश में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू, प्राइस वैल्यू, और जो नेट इनकम विदेशों से हो रहा है उसको, है ना, उसको प्लस करने के बाद हमको नेशनल इनकम प्राप्त होता है। व्हेन टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी देश का इनकम है टोटल इनकम, उसको टोटल जनसंख्या से भाग लगाते हैं, तो जो पर कैपिटा इनकम है वो आपको निकल के आ जाएगा। यानी पर कैपिटा इनकम यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। एवरी कंट्री ट्राइज टू रेज इट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्लासीफाइंग कंट्री। देखिए वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया जो है किसी देश को क्लासीफाई करने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या क्या किया है? कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,476 पर एनम एंड एबव इन 2016 आर कॉल्ड रिच कंट्री। रिच कंट्री के लिए क्या बताया है? US डॉलर 12,476 पर एनम या अधिक, यानी कि US डॉलर 12,476 पर एनम एंड अबव, ये रिच कंट्री के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। नाउ क्राइटेरिया फॉर द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 1,025 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। इंडिया किस कैटेगरी में है? तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज अबाउट US डॉलर 1,340.4 पर एनम, है ना, 1340 रुपया 40 पैसा, है ना, पर एनम इसका US डॉलर में इनकम है, पर कैपिटा इनकम, इस कारण से इसको रखा गया है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में।
The rich countries, excluding countries of the Middle East and certain other small countries, are generally called the developed country. ये आपको याद करना है, बढ़िया से देखना है ना। और आपके बुक में अगर दिया है एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में दिया ही है कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है, तो उस लिस्ट को देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 2, इससे क्वेश्चन आना है। इस वीडियो में आपको मैंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट तैयारी कराया है, और क्विक रिवीजन कराने का पर्पस यही है कि आपको जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी ठीक से हो जाए। इसमें मैंने बताया था आपको पहला टॉपिक लेना है सेक्टर्स। तो 3 सेक्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर 3 सेक्टर को बांटा गया है। इस तीनों सेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। प्राइमरी सेक्टर, it includes activity which are associated with extraction and production by directly using the natural resources. It is also fall agricultural and related sectors. It is also called agricultural and related sectors. It includes agriculture, forestry, fishing, mining and extraction of oil and gas etc. यही आता है। ये देखिए एग्जाम्पल ही पूछता है एग्जाम में। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर, इट इंक्लूड एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विथ प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे एग्जाम्पल है देखिए, yarn and cloth weaving from the cotton fiber, sugar from sugar cane। तो ये क्या होता है, प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग करके फिर मार्केट में उसको नए प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज which help in development of primary and secondary sector. It is also called service sector. And examples: transport service, storage service, communications, banking etc. Now organized sector, unorganized sector के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। Organized sector it covers those enterprises or place of work where workers are given regular employment. यहाँ पर देखिए वर्कर के लिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। These enterprises are registered by the government and follow the rule set by the government. Unorganized में, this sector is characterized by a small and scattered units which are unregistered and not followed government rules and regulations. यहाँ पर रूल रेगुलेशंस माने नहीं जाते हैं, अनावश्यक काम लिए जाते हैं, वर्किंग आवर भी ज़्यादा होता है ना, और एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई भी उनको अलग से पेमेंट नहीं दिया जाता है, ये बशर्ते कि पेड लीव भी उनको नहीं दिया जाता है। एक से अधिक दिन की छुट्टी लेने पर उनको उनके वेतन से वेतन को कम कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। These sectors is characterized by a small and scattered units which are unregistered and not followed government rules and regulations. A large fraction of India's working population is engaged in unorganized sectors. They are deprived of various facilities enjoyed by the organized sectors such as proper wage, healthy working conditions etc. तो किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पीपल को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इन रूरल एरियाज फार्मर्स कैन बी सपोर्टेड थ्रू द एडिक्वेट facility for the timely delivery of seed, agriculture inputs, credit, storage, access, etc. Now, in urban areas, the small scale industries can be protected by government and support for procuring raw materials and marketing output. Protection and support to the farmers and workers are necessary for economic and social development. ना उसके बाद अब हम देखेंगे ओनरशिप के आधार पर सेक्टर को 2 सेक्टर में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ये अपना लास्ट टॉपिक है। पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट
एंड मोटिव्स आर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या होता है, जन कल्याण की बात को ध्यान में रख करके सरकार इस पर खर्च करती है और सरकार के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, जैसे रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स आर इंडियन रेलवेज, सिंदरी फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। Now, last topic of this video is private sector owned by the individual and group of individuals. Motive are earning more and more profit. And example हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बजाज ऑटोमोबाइल्स, ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए